मेरे सीएमए इंटर के मित्रों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पैटर्न के बारे में, एमसीक्यू एनालिसिस के बारे में और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में। तो बिना किसी बकचोदी के हम चालू कर दें अपना एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि कितने आइटम में कितना क्या क्या आया है। फालतू फंड की बकवास यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी मैंने डिस्क्लोजर दे दिया कि कितना क्या क्या आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे एमसीक्यूज़ है कि एमसीक्यू कौन से कॉन्सेप्ट से आए, तो ये सब वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये वाला देख लेना एमसीक्यू कौन कौन से यहाँ से आए हैं। मोस्टली क्या होता है ना, एमसीक्यूज़ है ना, हर चैप्टर से आता है। मतलब आप कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, जैसे कि एनपीओ हो गया, नहीं तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया, नहीं तो पार्टनरशिप हो गया। इनमें से एक दो एमसीक्यूज़ तो आते ही रहते हैं। और इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एमसीक्यूज़ आना कंपलसरी है ही है। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट जो है ना, वो डिप्रिसिएशन नहीं तो कैपिटल और रिवेन्यू आइडेंटिफिकेशन का आता है। अब बोलोगे भैया कैपिटल और रिवेन्यू आइडेंटिफिकेशन कहाँ पे है? तो बेटा एक काम करना, अपने ना सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में पीडीएफ है ना, वहाँ पे सर्च करना कैपिटल वर्सेस रिवेन्यू, नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आइडेंटिफिकेशन। तो तुमको है ना पूरा चैप्टर मिल जाएगा उसका, छोटा सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। वो आइडेंटिफिकेशन का पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। तो वो काफ़ी बार आ चुका है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, वेट अ सेकेंड ना, यहाँ पे देखो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, नहीं तो ये डिप्रिसिएशन का हो गया। देखो हर एक अटेम्प्ट में आया है, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, नहीं तो डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आता है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 अटेम्प्ट से कैपिटल एक्सपेंडिचर आया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया था। वैसे ही डिप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, और एक बार ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक तो डिप्रिसिएशन करना है, नहीं तो कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन दोनों में से क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में कौन सा आएगा। बी पार्ट में रेक्टिफिकेशन, नहीं तो बैंक रिकन्सिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है, सॉरी फॉर दिस। मैं थोड़ा यहाँ साइड में हो जाता हूँ। बैंक रिकन्सिलेशन में देखोगे ना, तो 3 अटेम्प्ट में बैंक रिकन्सिलेशन आया है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 3 अटेम्प्ट में आया है। 1 बाय 1 करके आता है, मतलब पहले तू जा उसके बाद में मैं जाता हूँ, पहले तू जा उसके बाद में मैं जाता हूँ। ऐसा ये बैंक रिकन्सिलेशन और रेक्टिफिकेशन खेलते रहते हैं कि पहले तो आप, आप पहले जाओ उसके बाद में मैं जाता हूँ, आप आने के बाद मैं फिर से आ जाता हूँ। तो इस तरह का गेम यहाँ पे चलता है। तो 3 अटेम्प्ट से ऐसे ही चल रहा है। तो इस बार मुझे लगता है कि दिसंबर 2026 में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आने के चांसेस 100% है। याद रखना मेरे वर्ड्स को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर का आता है। अब देखो यहाँ पे मैंने उसका भी एनालिसिस करके रखा है। यहाँ पे आप देखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट्स। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि भाई कंसाइनमेंट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है, ठीक है। 2 अटेम्प्ट से, दो कंस्ट्रक्टिव आइटम से नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार दिसंबर 2026 में कंसाइनमेंट आने के चांसेस 100% है। बिकॉज कंसाइनमेंट ऐसा चैप्टर है ना जो काफ़ी बार आ चुका है, जैसे कि 2 बार आ चुका है, और बिल ऑफ एक्सचेंज 3 बार आ चुका है, और जॉइंट वेंचर 1 बार आ चुका है। अभी एक बार हो गया ना, उसका अभी नहीं आएगा वो कभी। बट कंसाइनमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज इन तीनों को करना है। बट ज़्यादा ध्यान आपको क्या कहाँ पे डालना है, कंसाइनमेंट पे डालना है। कंसाइनमेंट में भी आपको क्या करना है कि 5 के क्वेश्चंस हो गए, उनको करके जाना है, ठीक है। उसके बाद में हायर परचेस और लीज, इसका भी सेम टू सेम खेल होता है कि भाई पहले तू जा, पहले बाद में मैं आता हूँ, ऐसा वाला। देखो एक अटेम्प्ट आएगा, दूसरे अटेम्प्ट नहीं आएगा, एक अटेम्प्ट आएगा, दूसरे अटेम्प्ट नहीं आएगा। हायर परचेस का देखो, इस बार हायर परचेस आया था जून 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लीज वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिसंबर 2026 में ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, क्योंकि हायर परचेस पहले आया था। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट ने पैटर्न दिया हुआ है, तो आपको बस फॉलो करना है। तो इस बार पता है आपको दिसंबर 2026 में क्या आएगा, लीज ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आएगा ही आएगा। तो उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको करने ही करने हैं। और आपको एक बात बता दूं, हायर परचेस छोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि हायर परचेस छोड़ना नहीं है, वो एमसीक्यू के लिए भी पूछता है, और कभी कभी वो गलती से आ भी जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है कि भाई छोड़ के जाना है, कुछ भी सब कुछ करके जाना है। बट प्रायोरिटी भी किसको रखना है, लीज को रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके आने के चांसेस ज़्यादा है। एज पर द पैटर्न गिवन बाय द इंस्टीट्यूट, में ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कि एक बार आता है, एक बार नहीं आता है, एक बार आता है, एक बार नहीं आता है। तो इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अनुसार मैं बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा खुद का कुछ दिमाग नहीं लगा हुआ है।
अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो फाइनल अकाउंट्स का आता है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया ना, पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना 14 मार्क्स का होता था, अभी क्या किया है इसको डिवाइड किया है 7 की इसमें पैटर्न में। तो फाइनल अकाउंट जो होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का वो 7 मार्क्स का आता है, और बाकी बचा हुआ 7 मार्क्स का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आता है, मतलब एनपीओ से आता है। तो आपको दोनों भी चैप्टर करके जाने हैं, काफ़ी इजी वाले चैप्टर से, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगता है वो अलग बात है, अगर आपके पास दिमाग नहीं होगा तो ये चैप्टर आपको मुश्किल लगेंगे, सीधी बात, नो बकवास, ऐसा ही बोलता हूँ मैं। अगर आपके पास दिमाग है, आपको लॉजिक लगाना आता है ना, दिमाग में लॉजिक लगाना, तो एनपीओ और फाइनल अकाउंट आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा, बिकॉज आपके जो भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है ना, तो यही पे टेस्ट होते हैं। ये आपको ऊपर वाले चैप्टर दिख रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं होता कुछ, बट ये फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है और एनपीओ, इसमें रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आर्टिकलशिप में दिखेगा आपको, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आर्टिकलशिप के लिए गए तो। अब आते हैं पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर काफ़ी बार आ चुका है। देखो यहाँ पे एडमिशन ऑफ पार्टनर काफ़ी बार आ चुका है 14 मार्क्स के लिए। उसके बाद में डिसोल्यूशन एक है, 2 बार आ चुका है डिसोल्यूशन, एडमिशन भी 2 बार आ चुका है। रिटायरमेंट आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, क्योंकि काफ़ी वक्त से रिटायरमेंट आया नहीं है, और जून 2026 में तो डिसोल्यूशन आया था। और एक है पर्टिकुलर चैप्टर सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी, कंपनी को जो बिजनेस बेचते हैं हम लोग, पार्टनरशिप वाले बेचते हैं, वो वाला एक क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगते हैं। मतलब रिटायरमेंट और सेल ऑफ बिजनेस टू द कंपनी, मतलब प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, नहीं तो लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को बेच दिया, तो उस तरह का पर्टिकुलरली क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो है ना दिसंबर 2026 में आया था ये वाला, और रिटायरमेंट का भी कभी आया था, रिटायरमेंट का जून 2024 का आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ करके जाना चाहिए, बट प्रायोरिटी में रखना चाहिए रिटायरमेंट, और ये सेल ऑफ बिजनेस टू कंपनी, ये भी एक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से नहीं आ सकता है, क्योंकि क्या है ना, एडमिशन ऑफ पार्टनर भी आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअसली आता रहता है। पर्टिकुलरली 2 अटेम्प्ट में आ चुका है, तो इस अटेम्प्ट में भी आने के चांसेस है। और एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा वो डिफरेंस है, एकदम एकदम 19-20 का फर्क होगा। 19-20 लाख का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, दैट्स इट। आपको कॉन्सेप्ट पता है, गुडविल कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, तो ये मक्खन है क्वेश्चन। और इंश्योरेंस पॉलिसी विलिसी कैसे निकालते हैं, इसका सब कुछ पता होगा तो ही आपको ये पार्टनरशिप का आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। डिसोल्यूशन आने के चांसेस कम लग रहे, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अभी रिसेंटली आके चला गया जून 2026 में। देखो जून 2026 में ये आके चला गया, तो वापस से फिर से आने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो। हाँ, बट हाँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हो तो आपको डिसोल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है डिसोल्यूशन का। ओके, तो पार्टनरशिप यहाँ पे हो गया। अब आते हैं ब्रांच अकाउंट्स। देखो ब्रांच अकाउंट्स तो हमेशा आता है, हमेशा, उसका हमेशा का है। एक तो डेटर आएगा, डेटर मेथड आएगा, नहीं तो स्टॉक एंड डेटर मेथड आएगा। मोस्टली 80% चांस है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड आएगा, क्योंकि वो मेथड ही पूछता है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद में इंश्योरेंस क्लेम है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो है इंश्योरेंस क्लेम है। अब देखो इंश्योरेंस क्लेम का भी मैंने एनालिसिस करके रखा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 6 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस किया हुआ है, तो एस मतलब क्या, स्टॉक, लॉस बाय स्टॉक मतलब एस, और लॉस बाय प्रॉफिट मतलब क्या, पी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिनेरियो कि भाई एक बार स्टॉक आया तो 2 बार प्रॉफिट वाला आ गया था, उसके बाद स्टॉक वाला, उसके बाद प्रॉफिट वाला, उसके बाद स्टॉक वाला, उसके बाद प्रॉफिट वाला। सो प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर 2026 में आपको लॉस बाय प्रॉफिट दिखने के चांसेस है। तो जितने भी लॉस बाय प्रॉफिट के क्वेश्चन है उनको तगड़े करके जाना, क्योंकि आ सकता है। इंस्टीट्यूट का पैटर्न बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूट खुद बता रहे हैं तुमको कि पेपर क्या रहेगा दिसंबर 2026 का, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम में लॉस बाय प्रॉफिट होने के चांसेस है। अगर आया तो मुझे खुशखबरी देना, नहीं आया तो मुझे कुछ मत करना, मैं कुछ नहीं करता, इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, मैंने कुछ नहीं किया। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओ माय गॉड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो दिमाग खाता है पूरा का पूरा, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ये AS 19 को छोड़ दो आप ऊपर के, ये जो AS 1 है ना, डिस्क्लोजर, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 को आता है मोस्टली, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन 8 में आता है, कभी कभी क्वेश्चन 7 में आता है, तो उसका जाने दो, उसको कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज है, नॉर्मल रहता है। बट AS 10 काफ़ी बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, 4 बार। बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आ चुका है, नहीं, कंटिन्यूस नहीं आ चुका है, 2 अटेम्प्ट में नहीं आया था, कंजर्वेटिव 2 अटेम्प्ट्स में नहीं आया था वो कंटिन्यूसली। तो इस बार आने के चांसेस नहीं लग रहे। बट हाँ, AS 10 ऐसा है कि जो आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है PPE का,
ठीक है। उसके बाद में मेरे को लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी क्वेश्चन आ सकता है, हाफ आ सकता है। ये हाफ मतलब क्या, हाफ मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है तो हाफ ए पार्ट फॉरेन एक्सचेंज का और हाफ ए पार्ट AS22 का, इस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा मेरा मतलब ये है पर्टिकुलरली, क्या बोलते हो, एनालिसिस है, ठीक है। देन उसके बाद में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स 3 अटेम्प्ट्स में नहीं आया है, बाकी 3 अटेम्प्ट्स में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि AS12 इस अटेम्प्ट में दिसंबर 2026 में आने के चांसेस है और बोरोइंग कॉस्ट आने के चांसेस है, क्योंकि बोरोइंग का कॉस्ट काफ़ी वक्त से आया नहीं है। तो इस बार बोरोइंग कॉस्ट आने के चांसेस है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट वैसे टफ भी है और ईजी भी है। और देखा जाए तो बोरोइंग कॉस्ट है ना, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और पूछा जा सकता है। इक्वल टू AS10 के इक्वली है AS16, ठीक है। अब उसके बाद में ये देखो, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये जो है ना अपना डेफर टैक्स एसेट्स और डेफर टैक्स लायबिलिटी, ये पर्टिकुलरली हाफ क्वेश्चन ही आता है, मतलब 2-3 नहीं तो 4 मार्क का, 3 नहीं तो 4 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हाफ हाफ आता है, तो अगर आया भी तो किसी के साथ हाफ बन के ही आएगा, मतलब ऐसा बेटर हाफ नहीं कर रहे थे अपने, वैसा ही हाफ हाफ बन के आएगा वो, ठीक है। बाकी कुछ नहीं। और हाँ, ये AS इंडियन एयर्स का कंपेरेटिव थियरी एक ही बार आ चुका है, उसके बाद आया नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। आया तो सरप्राइज टेस्ट होगा वो, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी बता दिया मुझे कि क्या क्या लगता है। मेरी प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ये मेरा सजेशन है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट पे फोकस करना चाहिए, बोरोइंग कॉस्ट पे फोकस करना चाहिए और AS22 पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए और AS11 पे फोकस करना चाहिए। और AS2 अभी तक आया नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो अभी तक पूछा नहीं है इंस्टीट्यूट ने, बट पूछ सकता है, ऐसा लगता तो है, बट पूछेगी नहीं, ऐसा ऐसा भी लगता है मुझे, ठीक है। मतलब डबल स्टैंडर्ड से मेरे, क्या करूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थियरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थियरी देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थियरी है ना, कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट का रहता है और कभी कभी AS1 का रहता है। मोस्टली AS1 का ही रहता है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट का कभी कभी आता है, बट AS1 का मैंने मोस्टली देखा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका ही रहता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, ये फाइनल अकाउंट का रहता है। फाइनल अकाउंट में भी वो प्रोविजनल फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो क्वेश्चन रहता है पूरा 5 मार्क्स का, वो वाला आ जाता है कि भाई इसका करके दिखाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसका, बैड डेब्ट्स का लेजर निकालो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का लेजर निकालो, डेटर का लेजर निकालो एंड उसका सब कैलकुलेशन दिखाओ। प्रोविजन फॉर क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट विस्काउंट दिया होगा तो उसका भी एक लेजर बना के दिखा दो। तो वैसा वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। या फिर आपको सैलरी का पूछेगा कि भाई सैलरी है इतना इतना, तो इसका कैलकुलेशन बता कि भाई इस पर्टिकुलर करंट ईयर में कितना सैलरी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, नहीं तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन पूछा जाएगा, NPO में पूछा जाता है, वो वाला पूछ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो NPO बिनपीओ ये वाला थियरी वाला नहीं होता है, प्रैक्टिकल वाला रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट मोस्टली डिसोल्यूशन का पूछते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल आया तो डिसोल्यूशन का ही होगा, ठीक है। अगर थियरी आया तो वो पार्टनरशिप एक्ट है ना अपना 1932 का, आई गेस 1932 ही है उसका, आई गेस, आई डोंट नो, लाइक आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। तो सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था मुझे, ओके। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, पार्टनरशिप अकाउंट्स के थियरी पे। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स का थियरी जो 1932 एक्ट है उसमें से एक थियरी आता है, नहीं तो डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। और देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करके रखा है ना, तो वो वहाँ से ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाया है उन्होंने। तो अभी इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, मोस्टली क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता है, पार्टनरशिप में से देता है। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। और बाकी यहाँ पे मैंने सजेशंस आपको दिए, रिकमेंडेशंस दिए कि कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आप एक बार देख लेना। और यहाँ पे MCQs का एनालिसिस है। MCQ का एनालिसिस ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें कंसाइनमेंट है, मतलब सब पर्टिकुलर क्वेश्चन में से आते हैं। आपको कॉन्सेप्ट्स देखना है, कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है वो करना है। देखो एक थियरी वाला MCQ मस्ट आता है, मतलब गोइंग कंसर्न का आता है, वो कंसिस्टेंसी का आता है, अक्रूवल बेसिस वाला आता है, वो पर्टिकुलर थियरी वाला MCQ है ना, वो हमेशा आता है, ठीक है, उसमें नहीं। और एक कैश बुक का MCQ हमेशा आता है। तो ये सब MCQ आते रहते हैं, तो आपको देखना है बस, ठीक है। ये MCQs कहाँ से किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि MCQ होते कहाँ पे और कहाँ से किए जाए। तो मोस्टली इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, MCQ बैंक में से, नहीं तो PYQ के MCQs, नहीं तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के MCQs, इनमें से MCQs एक्सट्रैक्ट करता है और वही आपको क्वेश्चन पेपर में दे देता है, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, इतने एनालिसिस था, कल मिलते हैं अलग एनालिसिस के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।